Friends, good morning. I am Vijay. Welcomes you my YouTube channel Physics by Vijay. तो जैसे आपको पहले से ही पता है कि हम लोग वेव एंड ऑसिलेशन के जितने भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यूज को इस सीरीज में सॉल्व कर रहा हूँ। ये उसका लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कवर कर लिए हैं। हम लोग वेव वाले पार्ट पर क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो पीछे के पूरे लेक्चर्स देख लेंगे। ठीक है, 4 तब ये 5वां देखिएगा तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड कैपिटल A1 एंड कैपिटल K2 सच दैट A1 इज ग्रेटर देन A2 पास टू ए रीजन। कोई रीजन उससे पास किया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स पॉसिबल। तो आपके पास क्या है, एक पीरियोडिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 है। एक पीरियोडिक वेव क्या है, एम्पलीट्यूड A1 एंड A2। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई पीरियोडिक वेव है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड हम लोग इक्वेशन इस तरह से कुछ लिख देते हैं। इक्वेशन लिख देते हैं y1 इज इक्वल टू ये आपके पास है A1 साइन। तो मान लेते हैं यहाँ हमारे पास क्या है, ओमेगा टी है। ठीक है, या ओमेगा T1 कर ले रहे हैं। ठीक। दूसरी आपके पास वेव है, दूसरी वेव है। तो ये है आपके पास y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये पीरियोडिक वेव है। ठीक है, तो पीरियोडिक वेव में प्लेन वेव भी हो सकती है और सिंपल हमारे पास सिंपल हार्मोनिक वेव भी हो सकती है। देखो यहाँ पर आपको मालूम है कि इनका एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम तब होता है, ए मैक्स तब होता है जब क्या हो जाए, A1 प्लस A2 हो जाए। ठीक है। और ए मिनिमम तब होता है जब एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, A1 माइनस A2 हो जाए, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि आप डिफरेंस बताइए किसका, मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का। तो मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगर डिफरेंस बता रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए मैक्स माइनस ए मिन। ये कितना आ जाएगा आपके पास, A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A2। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2A2। ठीक है, A1 से A1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया था 2023 में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। सबसे पहले बात आती है कि इफिशियंसी होती क्या है कार्नोट इंजन की। तो आपको याद होगा इफिशियंसी जो होती है ईटा कार्नोट इंजन की, ये होती है 1 - T2/T1। यहाँ पे T1 क्या है, T1 जो होता है ये होता है सोर्स ऑफ टेम्परेचर। T1 क्या होता है, सोर्स ऑफ टेम्परेचर। सॉरी, टेम्परेचर ऑफ सोर्स होता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स होता है। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, सोर्स। इसका क्या मतलब होता है कि जहां से क्या करता है, सोर्स वर्क करने के लिए टेम्परेचर लेता है, हीट लेता है, उसका जो टेम्परेचर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ऑफ सोर्स बोलेंगे। ठीक है। T2 क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक होता है। और टेम्परेचर ऑफ सिंक का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक का मतलब होता है कि जो वर्क करने के बाद रिमेनिंग हीट होती है, जिसे वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंक फेंक देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिंक बोलेंगे। अब सोचो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ईटा मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है सोर्स का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब T1 क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इफिशियंसी क्या हो जाएगी। अगर ये बात सोचो, ये ईटा इज इक्वल लिखा है 1 - T2/T1, 1 - T2/T1। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर हम T1 को बढ़ाएंगे तो आपको मालूम है ये T2/T1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम T1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारे पास T2/T1 होगा, ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। और जब डिक्रीज करेगा तो 1 में से जो टर्म हम घटाएंगे वो क्या होगा, वो कम से कम घटेगा। और कम घटने का मतलब क्या हुआ कि ईटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ईटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। इसी में थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, इसका जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। या फिर इसी बात को हम लोग लिखते हैं
W बाई Q1, या फिर लिखते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होती है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा क्या, ठीक है, हमारे पास उसकी ईटा जो है इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एक और रिलेशन होता है, उसे ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसे बोलते हैं बीटा। बीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस ईटा, 1 प्लस ईटा। ये भी एक जो है पीजीटी में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन ए वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, हाउ डज द फेज चेंज। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, ये आपके पास क्या है, मान लेते हैं कि एक वेव है जो यहां से क्या कर रही है, एक हमारे पास मीडियम है, ठीक है, यहां से ये सेपरेट हो रहा है, मीडियम क्या कर रहा है, यहां से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं मान ले रहा हूं कि ये मीडियम आपके पास कैसा है, ये मीडियम मान लेते हैं रेयरर मीडियम है, कैसा है, रेयरर मीडियम। ठीक है, अभी मैं डेंसर नहीं मान रहा हूं, तो रेयरर मीडियम होता है, तो मान लो हमारे पास एक वेव थी, ये कुछ इस तरह से वेव चली, ऐसे चली वेव, ये ऐसे करके। ठीक है, तो अगर वेव हमारे पास इस तरह चली और यहां से जब ये रिफ्लेक्ट हुई, तो जब रिफ्लेक्ट होती है उसके फेज में कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन वेव, व्हेन वेव रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट फ्रॉम रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है, देयर इज नो फेज चेंज, देयर इज नो फेज चेंज, देयर इज नो फेज चेंज। और फेज चेंज ना होने का मतलब ये हुआ कि फाई जीरो होगा, फाई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव जाएगी कैसे। ठीक है, अगर उसके फेज में चेंजिंग नहीं हुआ, इसका मतलब वेव क्या होगी, कंटिन्यूअसली ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, कंटिन्यूअसली क्या होगी, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, जब रिफ्लेक्ट में इसको बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, मिरर इमेज बना दो, क्या बना दो, मिरर इमेज। तो ये वेव बिल्कुल जैसे आई है वैसे ही क्या करेगी, बैक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव सेम तरह से चलेंगी। अगर इक्वेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं इक्वेशन, अगर हम लोग इंसिडेंट के लिए वाई यूज करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लेते हैं वेव का इक्वेशन इंसिडेंट का। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, ठीक है, कब, जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट करे, तो उसके लिए हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और फेज में कोई चेंजिंग हुई नहीं तो आप जीरो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीरो। प्लस एक्स इसलिए आया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वेव जो हुई है अभी तक प्लस एक्स में जा रही थी, अब वो माइनस एक्स में जाने लगी, इसलिए एक्स को माइनस लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी रिजिड चीज से रिफ्लेक्ट करे तो क्या होगा। तो मान लेते हैं अपने पास ये क्या है, रिजिड बाउंड्री हो गई है, क्या है, ये रिजिड बाउंड्री है, ठीक है, और यहाँ से वेव क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड बाउंड्री हो गई, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेव है, ये ऐसे वेव चल रही है, और ये हमारे पास रिजिड बाउंड्री है, यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट करती है, तो जब रिजिड बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट करती है, फेज में चेंजिंग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड, वेव इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, ठीक है, द फेज इज चेंज्ड बाय 180 डिग्री, द फेज इज चेंज्ड बाय, चेंज्ड बाय, ठीक है, फाई इज इक्वल टू फाई या 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो किस किस तरह से चलेगी, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो भैया, अगर हम लोग इसके लिए लिखते, ठीक है, ये हमारे पास रिजिड के लिए, तो फॉर रिजिड बाउंड्री मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, फॉर रिजिड बाउंड्री इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या होता है, तो बोलते सर वाई आई इज इक्वल टू, ये हो जाता ए साइन, और ये हो जाता हमारे पास कितना, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाता। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का क्या होता है, वाई आर, तो ये हो जाता ए,
साइन, और यहाँ लिखते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स, और यहाँ पर एक एडिशनल टर्म क्या आ जाता, पाई आ जाता। ठीक है, अब पाई आ जाता तो रिजिड बाउंड्री के बाद मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ से वेव ऐसे आई है और यहाँ तक पहुंची है, अब यहाँ से वो क्या कर देगी, फेज 180 डिग्री का चेंज करेगी। इसका मतलब वेव जाती ऐसे, ठीक है, वेव को जाना चाहिए इस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आप समझ जाए। वेव को जाना चाहिए था ऐसे, बट वेव ऐसे ना जाकर क्या हो जाएगी, 180 डिग्री का फेज चेंज करेगा। 180 का मतलब होता है अपोजिट फेज चेंज होना। अपोजिट का मतलब होता है कि ये वेव क्या करेगी, ये ऐसे जाएगी। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन है। अब इसका क्या करो, जब इस साइड बनाओगे तो क्या ले लो, मिरर इमेज ले लो। क्या ले लो, मिरर इमेज। तो ये वेव इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव। इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये कौन सी है, इंसिडेंट वेव। ठीक, हमारे पास हम लोग ध्यान से क्या देख रहे हैं कि जब क्या होती है, कोई भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, उसका जो फेज चेंज होता है वो होता है पाई। और अगर वो क्या हो रही है, किसी रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि वाटर में वेव प्रोड्यूस करे और इधर क्या है, एयर है। ठीक है, तो वो क्या है, एयर हमारे लिए रेयरर मीडियम है। अगर हमारे पास कभी भी वेव क्या होती है, डेंसर से जाके रेयरर से रिफ्लेक्ट करती है, उस टाइम फेज कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और इनके इक्वेशन भी साथ साथ याद हो, क्यों हम लोग इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं। क्लियर है, यहां से पीजीटी में ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन इस बार तो जीआईसी में भी पूछे गए थे क्वेश्चन, केवीएस में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो ये वही से क्वेश्चन है। ये है आपके पास, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल टू 25 cos 2 पाई टी माइनस पाई एक्स। आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दिया है ये 25 cos 2 पाई टी माइनस पाई एक्स, देन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाई। तो देखो ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब ये क्या है, ये किसी प्लेन में वेव प्रोपगेट कर रही है। ठीक है, इसमें से हम देख के बता सकते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, वेव का जो प्रोपोगेशन है अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, वो भी कैसा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो लिखा रहता है वो बताता है कि वेव किस साइड जा रही है। ठीक है, और उसका जो ऑसिलेशन है वो कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, तो ये आप आराम से बता सकते हो। अब देखो हम लोग जब इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो होता है ए कॉस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, अभी हमने पीछे लिखा था। ठीक है, ये क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन। हम यहाँ पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के क्या है, ये है आपके पास प्रोपगेशन वेक्टर। हम कंपेयर कर ले तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 25। यूनिट कुछ नहीं दी गई तो 25 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हालांकि कुछ ना कुछ यूनिट देना चाहिए क्योंकि एम्पलीट्यूड की अपनी यूनिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा अगर मैं बात करूं तो ओमेगा कितना हो जाएगा, कंपेयर करने से 2 पाई आ जाएगा। ठीक, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है ना कि ओमेगा। ओमेगा होता है कितना, 2 पाई एफ। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम लोग के बता सकते हैं, के कितना आ गया, के आ गया पाई। ठीक है, तो के जो होता होता है 2 पाई बाई लैम्डा। कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से पाई हम कैंसिल कर दें तो लैम्डा आ जाएगा कितना, 2। हालांकि लैम्डा पूछा नहीं है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो जो चीजें हो सकती है सबको निकाल लेते हैं। एम्पलीट्यूड आ गया कितना, 25। ठीक है, इन सब के सिवाय एक चीज और याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके पास स्पीड होती है वेव की, होती है ओमेगा बाई के। ठीक है, दूसरी बात, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ठीक है, या फिर 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो। और जो प्रोपगेशन वेक्टर है के, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये सारे फार्मूले भी साथ साथ ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चाहिए। एम्पलीट्यूड आया है 25, फ्रीक्वेंसी आई है 1। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है, बीपीएससी 2023 के पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया।
आई होप कि आपको अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आएंगी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 100:1 इंटरफेयर। के पास क्या है, दो वेव हैं, दोनों की इंटेंसिटी एक की मान लेते हैं कुछ 100x है, दूसरे क्या है x है, तो उनका रेशियो कितना आ जाएगा 100:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। एक्चुअल में हम लोग इसे पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में, बट यहाँ पर हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या है, ये वेव का ही पार्ट होता है। इंटरफेरेंस कहाँ होता है, वेव में। क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे वेव को, जो कोई भी चीज वेव है, इस बात का जो पुष्टि करते हैं वो करता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव की पुष्टि करता है, बाकी तीनों चीजें अगर हो रही हैं तो वो चीज प्रमाणित होता है कि वो वेव है। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो जो हमारे पास इंटेंसिटी का फार्मूला आता है जनरल पॉइंट में, इंटेंसिटी आई, ये आता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई। थोड़ा बात को ध्यान से समझिए। फाई क्या है, यहाँ पे फेज डिफरेंस है, जो दो वेव है उनके बीच का क्या है, फेज डिफरेंस है। आप क्वेश्चन की तरह मत देखिए, इसे एक कॉन्सेप्ट की तरह देखिए। तो फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। तो देखो हमें ये आई क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। क्या है, आई क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। जबकि I1 I2 क्या है, उन वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी है। अब सोचो हमें आई मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए। और cos फाई मैक्सिमम तब होता है, ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू आई मैक्स हो। इसके लिए जरूरी है कि cos फाई मैक्सिमम हो, और इसकी वैल्यू क्या होती है, +1। और +1 कहाँ होती है, 0 डिग्री पे। कहाँ होती है, 0 डिग्री पे। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आई मैक्स हुआ, ये होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग कह दें कि आई मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। और मिनिमम होने का मतलब ये हुआ कि कितनी होनी चाहिए, -1। लोग पढ़े होंगे कि साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। तो अगर -1 यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आई मिनिमम कितना आ जाएगा, आई मिनिमम आ जाएगा √I1, डिफरेंस लगा दो या माइनस लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बातें सबको समझ में आई। तो ये दोनों क्या है, फार्मूले है। ये दोनों क्या है, फार्मूले। अब एक बात हम लोगों ने और पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होती है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड निकालते हैं, अगर हमारे पास क्या होता है, ए मैक्स, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम निकालूं, तो वो आता है कितना, A1 + A2। ठीक है, और एम्पलीट्यूड का मिनिमम अगर हम लोग निकालो तो कितना आता है, A1 - A2। क्लियर है ये बातें, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम लिख दे रहे हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू, ये होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इसे आप ध्यान रख सकते हैं, यहां से बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला आ जाता है, ये रूट के अंदर होता है। अब हम देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इंटेंसिटीज का रेशियो दिया है, मतलब I1/I2 दिया है। I1/I2 कितना दिया है, 100:1। हम लोग यहाँ से चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100:1। तो यहाँ से हम लोग निकालें A1/A2 कितना आ गया आपके पास, 10:1। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। आई मैक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। क्या कर सकते हैं कि देखो एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ हो जाएगा ए मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, और आई मिनिमम को लिखें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ए मिन का स्क्वायर। क्लियर है ये बातें सबको। तो देखो ए मैक्स अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10+1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10-1। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 121 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। बट एक चीज और समझिए, हम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, और भी मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है,
हम लोग यहीं से क्या करते, देखो I1 बाई I2 कर लेते, I मैक्स आ जाता, I1 बाई I2 कर लेते, यहाँ से क्या होता है I मीन आ जाता, फिर रख के इंटेंसिटी रख के सॉल्व कर लेते, तब भी आंसर वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समराइज कर दिया है यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है, द इंटरनल रेडियस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है, एक ट्यूब है, आपके पास क्या है, एक ट्यूब है ऐसे, इसकी रेडियस दी गई है, इसकी रेडियस क्या की गई है, दी गई है, ये रेडियस है कितना, ठीक है 3 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी इस ट्यूब की, इस ट्यूब की लेंथ आपके पास दी गई है 1 मीटर। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2000 हर्ट्ज। द फर्स्ट रेजोनेटिंग पोजीशन इज 4.6। ठीक है, पहली बार जब रेजोनेंस अकर करता है तो कितना है, 4.6 है, इसे हम L1 बोल देते हैं। सेकेंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग पोजीशन इज 14 सेंटीमीटर। L2 आपके पास दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। आपको बताना है स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। तो देखो सब लोगों ने पढ़ा होगा रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है रेजोनेंस ट्यूब से क्वेश्चन, जितने भी पीजीटी टीजीटी आप देते हैं। ठीक है, तो देखो रेजोनेंस ट्यूब में फार्मूला आता है V इज इक्वल टू, ये होता है यहाँ पे F, और इंटू होता है 2L2 माइनस L1। ठीक है, 2L2 माइनस L1, ये रेजोनेंस ट्यूब का फार्मूला होता है। रेजोनेंस ट्यूब में साउंड की स्पीड क्या होगी। अब समझ नहीं आ रहा होगा सर L2 क्या होगा और L1 क्या होगा, तो देखो ध्यान रहे, जो L2 होता है वो हमेशा L1 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये क्या होंगी, ट्यूब की लेंथ होंगी। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास सारे डेटा दिए गए हैं, तो V अगर हम लोग निकालें तो F देखो कितना है 2000 है, इंटू क्या कर दो 2, L2 माइनस L1 मतलब 14 में से क्या करो 4.6 घटाओगे, कितना आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर, 10 टू पावर -2 लगा दो, इसे सॉल्व कर दो कितना आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 10 टू पावर -2 है, इससे हम लोग ये दो जीरो गायब कर दें और ये खत्म कर दें। ठीक, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, और इंटू 9.4 मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आ जाएगा ये पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 36 से कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 376 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, तो उसमें क्या होगी, जो साउंड की स्पीड होगी कितनी होगी 376 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये पीजीटी 2021 वाले में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो a tuning fork of frequency 260 hertz is vibrated with sonometer wire and 5 beats are heard. If the tension in wire is slightly increased, the beats frequency also increases. पहले समझिए, आपके पास एक ट्यूनिंग फार्क है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी गई है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये आपके पास दिया है, कितना दिया है 260 हर्ट्ज दिया। ठीक है, वो सोनोमीटर के साथ 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको बताया गया होगा कि देखो जब कभी भी क्या होता है वो 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर ऑफ बीट्स अगर हम लोग लिखें, नंबर ऑफ बीट्स, तो ये कितना है, ये है 5। इसका मतलब ये है, अब जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी पॉसिबल या तो 260 - 5 हो सकती है या 260 + 5 हो सकती है। तो या तो हमारे पास ये 255 होगी या फिर कितना होगा 265 होगी, बट उसके बाद से हम लोग समझते हैं कौन सी होगी, तो वो देखो समझो, इफ द टेंशन इन वायर इज स्लाइटली इंक्रीज, जब कभी भी टेंशन इंक्रीज हो या फिर वायर को क्या कर दें, ग्राइंड कर दें, रब कर दें, ठीक है, तब बीट्स हमेशा बढ़ जाती हैं, और वैक्सिंग करने में बीट क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या होगा, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा, पहले रही होगी कम, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 265 क्या हो जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, बीट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2021 पीजीटी का ये भी है, यहाँ पे सेम वैसे ही हमारे पास इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है।
टू इंटरफेयरिंग वेव्स हैव इंटेंसिटी इन रेशियो 9:1। आपके पास दो इंटरफेयरिंग वेव हैं, ठीक है, उनके इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास पहला है और ये क्या है, दूसरा है, दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है 9:1। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ आई मैक्स टू आई मिन, ठीक है, आई मैक्स और आई मिन का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन समराइज किया कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं I1/A2, सो I2 दिस इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 9:1। तो हम लोग यहां से अगर निकालें तो A1/A2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3:1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आई मैक्स लिखना है और आई मिन लिखना है। तभी हमने पीछे क्वेश्चन समराइज किया था, आई मैक्स जो होता होता है A1+A2 का होल स्क्वायर, और आई मिन होता है A1-A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई मैक्स कितना हो जाएगा, ये 3+1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3-1 हो जाएगा, ठीक, और 3+1 मतलब हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 3-1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये भी पीईटी 2021 का पीवाईक्यू है। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये फार्मूला आप एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीजीटी का ही है। टू waves y1 is equal to a1 sin k x minus vt and y2 is equal to a2 sin k x minus vt plus x naught, ठीक है। वहां पे सारी वैल्यूज दी गई हैं कि हमारे पास k जो है 2 पाई है पर सेंटीमीटर, x नॉट है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, a1 a2 दिया गया है। एक काम करते हैं, हम दोनों वेव का इक्वेशन इन जो वैल्यूज हैं उनके साथ लिख देते हैं। तो देखो y1 हमारे पास कितना हो जाएगा, a1 sin के एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो दी गई है उसको रख देते हैं, देखो तो हमारे पास y1 हो जाएगा a1, a1 देखो कितना है 9 mm, कितना है 9 mm, ये हो जाएगा साइन, ठीक है। k की वैल्यू कितना दिया है, k की वैल्यू दिया है 2 पाई, और x माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी, ये हुआ आपके पास पहला इक्वेशन। इसी तरह से y2 हो जाएगा a2 साइन के एक्स माइनस वी टी प्लस एक्स नॉट। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू a2, a2 वैल्यू कितनी है 7 mm, साइन k की वैल्यू कितनी है 2 पाई, x माइनस वी टी, और x नॉट की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, ये 1.5 दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये दोनों वेव हैं, इन दोनों वेव में इस वाले टर्म को बोलते हैं फेज। तो देखो दोनों में फेज का कुछ डिफरेंस है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है दोनों वेव में, उसे फाई बोल सकते हैं। और फाई कितना है, देखो यहाँ पे ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 पाई इंटू 1.5 का फेज डिफरेंस। तो हमारे पास फाई कितना आ गया, फाई आ गया यहाँ से 3 पाई आ गया, कितना आ गया 3 पाई आ गया। क्लियर है, ठीक है। देखो हमें जो निकालना, हमें निकालना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमने बताया था, ए इज इक्वल टू होता है ये √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और कॉस फाइव हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है, कितना आ गया वो 3 पाई आ गया। ये हमारे पास कितना आ जाएगा a1 का स्क्वायर, a1 देखो कितना है, a1 आपके पास है 9, तो यहाँ हम लोग देते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू 7, और कॉस फाइव का मतलब कॉस 3 पाई, ठीक है। कॉस 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं आपको एक और यहाँ तरीका बता देता हूँ। कॉस n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, और साइन n पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। जैसे अगर हम cos पाई की वैल्यू निकालें तो -1 हो जाएगा, क्योंकि n वैल्यू 1 रखेंगे। 2 पाई की निकालें तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 दैट इज +1 हो जाएगा। 3 पाई की निकालें तो कितनी हो जाएगा, -1 की पावर 3 दैट इज -1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें cos 3 पाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना 81 प्लस 49 प्लस 49
और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 से बन जा कितना 63, 63 इंटू टू कितना हो जाएगा 63 इंटू टू 126, ठीक है। अब इनको जोड़िए, ये हो जाएगा देखो आपके पास, ये हो जाएगा 120 और ये 130, 130 में से 26 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ से रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपके पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2 mm। कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 mm। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। ये थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन था पिछली पीईटी में, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग चलता नहीं, टाइम टेकन है। आप पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे तब एम्पलीट्यूड निकालेंगे। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए थ्री डायमेंशनल वेव इज, सिंपल सिंपल मतलब ये हुआ कि वेव का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है, ये आपको बताया गया होगा। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है जो क्या कर रहा है, किसी वेव को डिनोट कर रहा है, ये क्या है, डिनोटिंग ए वेव, डिनोटिंग ए वेव। उसका वेव इक्वेशन जो आता है, वेव इक्वेशन ये आता है आपके पास डेल टू एफ अपान डेल एक्स टू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/v², और यहां लिखते हैं डेल टू एफ अपान, यहां होता है d टू। ये हमारे पास क्या है, ये वन डायमेंशन में है। कहाँ है ये, वन डायमेंशन इक्वेशन है। लेकिन आपसे पूछा है थ्री डायमेंशन में क्या होगा, तो आपको बताया गया है बस थ्री डायमेंशन में एक ही चेंजिंग होगी। जब कभी थ्री डायमेंशन की बात आती है, हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर को डेल्टा ऑपरेटर से क्या कर लेते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर लेते हैं। हम लोग बस कुछ नहीं करें, यहाँ पे क्या कर दें, डेल्टा ऑपरेटर से रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ, दिस इज इक्वल टू 1/v², ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डेल टू एफ अपान डेल टी, ठीक है। या फिर इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन जो है वो फाई लेके चला है, एफ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे फाई लेके चला है वो, तो हमारे पास हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई, दिस इज इक्वल टू 1/v², और यहाँ हो जाएगा डेल टू फाई अपान कितना, डेल टी। ये हो जाएगा कितना, थ्री डी में हमारे पास वेव का इक्वेशन, थ्री डी में क्या हो जाएगा, वेव का इक्वेशन। तो आप मैच कराइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इसे तो ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है पीजीटी में कि बताइए ये इक्वेशन वेव को डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन स्टेशनरी साउंड वेव्स द प्रेशर वेरिएशन इज, कोई आपके पास क्या है, स्टेशनरी वेव है, ठीक है। उसमें पूछ रहा है प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं स्टेशनरी वेव फॉर्म कब होती है, जब दो इक्वल एम्पलीट्यूड वाली और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने वाली सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव एक साथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, उससे जो रिजल्टेंट वेव होती है वो स्टेशनरी समझ में आती हुई, रुकी हुई समझ में आती है। उसी वेव को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव, ठीक है। अब जो स्टेशनरी वेव है उसमें पूछता है प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। तो आपको याद होगा स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब का अपना अलग अलग क्या आता है, एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है। मतलब पार्टिकल एक दूसरे साइड जा रहा है, एक दूसरे साइड जा रहा है, वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट एम्पलीट्यूड के होते हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। तो उसकी बात हम लोग अभी नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ प्रेशर का वेरिएशन समझेंगे। तो देखो, जब हमारे पास क्या होता है कि स्टेशनरी वेव प्रोपगेट करती है किसी मीडियम में, तो आपको मालूम है कि नोट्स और एंटी नोट्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, नोट्स और एंटी नोट्स, नोट्स एंड एंटी नोट्स फॉर्म होते हैं, एंटी नोट्स फॉर्म होते हैं, ठीक। नोट्स हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर पार्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। मतलब ये होता है कि पार्टिकल हैज नो डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल हैज नो डिस्प्लेसमेंट, बना के भी दिखा देता हूं, नो डिस्प्लेसमेंट। और एंटी नोट्स वहां फॉर्म होता है जहां पार्टिकल हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल हैज
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वहां पर क्या है, प्रेशर मैक्सिमम है। प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, और डेंसिटी भी मैक्सिमम है। डेंसिटी भी क्या है, मैक्सिमम। ठीक। अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर वहां मिनिमम है। प्रेशर क्या है, मिनिमम है, और डेंसिटी क्या है, वो भी मिनिमम। थोड़ी बात को समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये यहाँ पे वेव प्रोपगेट कर रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब वेव प्रोपगेट कर रही है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं वेव प्रोपगेशन को, क्योंकि बाद में रिफ्लेक्ट होके आती भी तो है, ठीक है। अगर जब वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है, हमारे पास इंसिडेंट वेव मान लेते हैं या रिफ्लेक्टेड वेव मान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो ये हो जाता है नोड। ठीक। यहाँ पर क्या है, पार्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसे बोलते हैं नोड। यहाँ पे पार्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसे बोलते हैं नोड। और देखो, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक, जैसे ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसे बोलते हैं एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टेशनरी वेव में जो प्रेशर का वेरिएशन होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, नोड्स और एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं। ठीक। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि देखो, जो प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है नोड्स पर, तो मैक्सिमम एट नोड्स, एंड जीरो एट एंटी नोड्स या मिनिमम एट एंटी नोड्स। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। बट यहां से एक बात है और, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक चीज और पूछा जाता है कि दो नोड या दो एंटी नोड, मतलब दो नोड ले ले हम, कोई दो नोड ले ले, मतलब ये वाला हमारे पास ले सकते हैं नोड, और ये वाला नोड ले सकते हैं, या फिर दो एंटी नोड ले लें। इनके बीच डिस्टेंस कितनी होती है, ध्यान रखना, स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टी होती है, डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाई टू होती है। कितनी होती है, लैम्डा बाई टू। किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स या किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई टू होती है। ठीक है। और अगर हम लोग नोड्स से एंटी नोड्स ले लें या एंटी नोड्स से नोड्स ले लें, इनके भी जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाई फोर होती है। तो आप इसे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आगे चल के काम आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू साउंड सोर्सेस व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस टू बीट्स इन 0.2 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, दो साउंड है, दो साउंड सोर्स है, उन दोनों को ऐसे ऐसे बजाया जाता है। ठीक है। बजाया जाता है तो उनमें जो है 0.25 सेकेंड में दो बीट प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज डिफरेंस इन देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बीट्स, इसका फार्मूला होता है n2 माइनस n1, और n2 माइनस n क्या है, उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। ये क्या है, ये है आपके पास, इसको लिख दे रहा हूं, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये जीआईसी का क्वेश्चन था पिछली बार का। ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स होता है कि एक सेकंड में, ठीक है, जितनी बार वो आपको प्रोड्यूस सुनाई दे। ठीक है। तो देखो, यहां ध्यान समझना है, हमारे पास ये 0.25 सेकंड में दो बीट है, एक सेकंड में कितना हो जाएगा, सिंस नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स इन 0.25 सेकंड, ये कितना है, दो बीट। ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी बीट हो जाएगी, एक सेकंड में कितनी बीट हो जाएगी, तो बोलोगे सर 2/2.5, 0.25, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200/25। 200/25 का मतलब कितना हुआ, 8 आ जाएगा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, n2 माइनस n1, दिस इज इक्वल टू 8 बीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 8 बीट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये आपके पास क्या है, कोई स्ट्रिंग है, उसके वाइब्रेशन का जो इक्वेशन दिया गया है हमारे पास, वेव जो फॉर्म हो रही है उसमें, ये दिया है 5 साइन पाई एक्स बाई टू इंटू कॉस 2 पाई टी। ठीक है।
where x and y are in centimeter, t in second. What is distance between two nearest node? अभी जो बताया था उसी बात को यहाँ पूछ लिया। पहली बात, ये किसका इक्वेशन है, पहले यही पूछता है, तो ध्यान रखना ये होता है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। ठीक है, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है स्टेशनरी वेव का, होता है ए साइन, यहाँ पे होता है के एक्स, और होता है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो ये क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहाँ 2 आता है, सॉरी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम लोग ए निकालें तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। प्रोपगेशन निकालें तो के कितना आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करने से पाई/2। अभी उन्हें पीछे बताया था के कितना होता है, 2 पाई/लैम्डा। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से हम लोग देखें, पाई से पाई कैंसिल कर दो, लैम्डा आ गया कितना, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो ओमेगा आ गया कितना, 2 पाई। ओमेगा कितना आ गया, 2 पाई। ठीक, अगर हमारे पास ओमेगा निकाले यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास 1 हर्ट्ज। 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दो। ठीक, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, ना तो लैम्डा पूछ रहा है, ना एफ पूछ रहा है, ना एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ये तीनों नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बता दीजिए व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नोड। हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नोड या टू कॉन्जुगेटिव नोड्स ये कितना आता है, ये आता है लैम्डा/2। लैम्डा आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसका आधा कर दो कितना हो जाएगा, 4/2। 4/2 मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है ये चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है, if the angular velocity omega and propagation number k of wave are related by omega square is equal to c square plus k square plus omega naught square, where c and omega naughts are constant, then product of group velocity vg and phase velocity v is। तो आपके पास दिया है कोई वेव है, ठीक है, उसमें ओमेगा किस तरह से वेरी करता है उसका रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग जानते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। देखो, जो फेज वेलोसिटी होती है वो वेव की वेलोसिटी होती है, उसे बोलते हैं क्या, ओमेगा/के। और ग्रुप वेलोसिटी होती है कि जितने हमारे पास उसके पार्टिकल हैं वो किस वेलोसिटी से प्रोपगेट करते हैं, उस कलेक्टिव वेलोसिटी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, और होती है क्या, d ओमेगा/डी के। ठीक है, हम लोग यहाँ पे से कंटिन्यू करते हैं। हमें चाहिए फेज वेलोसिटी वीपी और वीजी के बीच में रिलेशन। तो एक काम करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें हम लोग। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू के, तो कितना आ जाएगा, के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 2 ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, d ओमेगा/डी के। ठीक है, यहाँ सी स्क्वायर बाहर आया, ये हो जाएगा कितना, 2 के, फिर d/डी के ऑफ के, तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और ओमेगा नॉट कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हम लोग देखें तो कितना आ गया, ये आ गया 2 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू d ओमेगा/डी के। यहाँ से हो गया 2 ck² और इसकी वैल्यू हो गई 1। इस वैल्यू कितनी हो गई, 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां से हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो गया, देखो, ओमेगा/के इंटू d ओमेगा/डी के। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया ck के इक्वल या kc के इक्वल। ओमेगा/के को क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी वीपी, और d ओमेगा/डी को क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी वीजी। तो ये कितना आ गया आपके पास, kc या ck। यही तो हमसे पूछ रहा था। ठीक है, यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, मल्टीप्लाई पूछा ना, प्रोडक्ट ऑफ वीपी एंड वीजी। ठीक है, इसके हिसाब से तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई। और सॉरी, यहाँ 2k है, हमने के स्क्वायर कर दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है बेटा। यहाँ पर हमारे पास 2k था। ठीक है,
हम लोग इसको नीचे लेके जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ सी बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? सी बचेगा। ठीक, ये सॉरी सी स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा? सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख लो यहाँ से। डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के हो जाएगा, सी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, के स्क्वायर डिफरेंशिएट 2 के हो जाएगा, और इसका हो गया 1, तो यहाँ सी स्क्वायर, ठीक है, 2 के 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ सी स्क्वायर के बचा। अब हम इसको नीचे लेंगे तो ओमेगा बाई के बना, ओमेगा बाई के क्या हो जाएगा? वीपी, और डी ओमेगा बाई डी के क्या हो जाएगा? वीजी। ये हो गया सी स्क्वायर। चीज और यहाँ से इंपॉर्टेंट, हमारा ऑप्शन तो मैच कर गया, ऑप्शन नंबर क्या है? ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, एक चीज और पूछता है, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, तो इसको आप लिख लीजिए नोट्स में, इंपॉर्टेंट है। वीजी इज इक्वल टू होता है वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा। ठीक है, वीपी फेज वेलोसिटी है, वीजी ग्रुप वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से समझो यहाँ पे, यहाँ पर डी वीपी बाई डी लैम्डा का मतलब होता है फेज वेलोसिटी किसी भी मीडियम में वेवलेंथ के साथ किस प्रकार से चेंज होती है। ठीक है, अगर फेज वेलोसिटी मीडियम में जो है चेंज नहीं होती लैम्डा के साथ, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा पीजीटी में और जीआईसी में पूछा जाता है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी लैम डी वीपी बाई डी लैम्डा, ये जीरो आता है, मतलब फेज वेलोसिटी लैम्डा के साथ चेंज ही नहीं होती। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो अगर मान लो फेज वेलोसिटी लैम्डा के साथ चेंज हो रही है, जैसे जैसे लैम्डा चेंज कर रहा है, वेवलेंथ चेंज करी, वैसे वैसे फेज वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, फिर ग्रुप वेलोसिटी भी चेंज करेगी। ठीक है, अगर यहाँ तुम देखें तो क्या हो जाएगा? वीजी और वीपी सेम होंगे। अगर हम लोग क्या होता है, ठीक, वीजी वीपी सेम तब मानते हैं जब लैम्डा चेंज नहीं करता, और अगर लैम्डा चेंज कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, जिसमें क्या होता है? लैम्डा चेंज करता है, डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन हो जाता है डी वीपी बाई डी लैम्डा, ये आपके पास जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, अगर ये डी वीपी बाई डी लैम्डा, यहां पर ध्यान समझना, इफ डी वीपी बाई डी लैम्डा ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, अगर पॉजिटिव होगी तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। और इसके लिए अगर ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीजी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कम, किससे? वीपी से। और अगर हमारे पास क्या हुआ? डी वीपी बाई डी लैम्डा ये निगेटिव आ गया, तो अगर निगेटिव आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। अब वीजी क्या हो जाएगा? वीपी से ज्यादा हो जाएगा। तो ये केसेस सारे के सारे एग्जाम में डिस्कस किए गए हैं, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, थोड़ा नोट्स में नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, और पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस या एमआरएस किसी भी फिजिक्स टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को फिजिक्स बाय विजय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम आप क्या करिए? स्कैन करिए और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।